कोई मेरे दिल दा हाल ना जाने। अनम तारिक। किस्त नंबर 02। माही। आखिरकार उसे वो एक दरख्त के पास गिरी हुई नजर आ गई थी। वो तेजी से उसके पास आया और उसे सीधा करके उसका सर अपनी गोद में रखा। उसकी हालत देखकर उसके दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया। उसने जल्दी से माहीन की नब्ज टटोली तो वो बहुत आहिस्ता चल रही थी। असद ने कुछ पल सोचा और फिर माहीन को अपनी बाहों में उठा लिया। उसके कदम तेजी उठ रहे थे। चेहरे पर खतरनाक हद तक संजीदगी छाई हुई थी। यकीनन अब शाहज़ेन की खैर नहीं थी। माहीन को पिछली सीट पर लिटाकर वो खान के बैठने का इंतजार किए बगैर गाड़ी जन से भगा ले गया था। खान बाकी लोगों के साथ आ जाता। वैसे भी ये जंगल उनके लिए नया नहीं था। वो बहुत बार शिकार करने यहाँ आ चुके थे। चौधरी पैलेस के बाहर गाड़ी रोककर वो बाहर निकला और माहीन को गाड़ी से निकाला और अंदर की जानिब बढ़ गया। मम्मानी घर आ गई हैं? असद ने मुलाजमा से सवाल किया, जो हैरत से मुंह खोले कभी असद को और कभी इस माहीन को देख रही थी। माहीन को ड्राइंग रूम में ले जाकर सोफे पर लिटाता वो स्टिल खड़ी मुलाजमा की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुमसे पूछ रहा हूँ, मम्मानी घर आ गई हैं? असद जरा सख्ती से बोला तो वो बौखला गई। जी जी, वो अभी थोड़ी देर पहले आई हैं। बुला कर लाओ इन्हें और फर्स्ट एड बॉक्स भी लेकर आओ जल्दी, वो मुलाजमा से कहता घुटनों के बल फर्श पर बैठकर माहीन के जख्मों का मुआयना करने लगा। आ जाएं। नरमिन अपने कमरे में ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थीं जब दरवाजे पर दस्तक हुई। बीबी की आपको असद साहब ड्राइंग रूम में बुला रहे हैं। नूरी, मुलाजिमा ने उन्हें असद का पैगाम दिया। खैरियत? नरमिन नूरी को थोड़ी देर में आने का बोलने वाली थी जब उनकी नज़र उसके हाथ में पकड़े फर्स्ट एड बॉक्स पर पड़ी। जी, वो असद साहब किसी लड़की को उठा कर लाए हैं, वो जख्मी है बेचारी। नरमिन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कमरे से बाहर निकल गईं। नरमिन ने शायद नूरी की आखिरी बात सुनी ही नहीं। असद किसी लड़की को घर ले आया है, ये बात ही उनके लिए नाकाबिले यकीन थी। कजा के उठा कर लाना? तहरीम तहरीम, वो घर के बाहर से ही चीखता चिल्लाता अंदर आया। क्या है, क्यों चीख रहे हैं? तहरीम सिलाई मशीन रोककर उसे देखने लगीं। कहाँ है वो गुस्से से दहाड़ा। सो रही है। जितने गुस्से से वो बोला था उतने ही तहम्मुल से जवाब आया था। दूसरी कहाँ है? वो फिर से दहाड़ा। अस्पताल, यक लफ्जी जवाब। झूठ, मुझसे झूठ बोलोगी? वो गुर्राता हुआ उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ चुका था। मैं झूठ नहीं बोल रही, बाल छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। आज के बाद वो घर से बाहर गई तो उसे बाद में कुछ कहूंगा, पहले तुम्हारी जान लूंगा। उसे एक झटके से छोड़ते हुए वो कमरे से बाहर निकला और दूसरे कमरे में गया। तहरीम का दिल खौफ से कांपने लगा। खुश्क लबों पर जुबान फेर कर वो आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। वो गुस्से से वापस आया और तहरीम की तरफ बढ़ा। तहरीम ने थूक निगला। कल से इन दोनों का घर से निकलना बंद, कॉलेज भी नहीं जाएंगी। वो उसका बाजू दबोचकर चबा चबा कर बोला और तन फन करता बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद वो जल्दी से दूसरे कमरे में गई। कमरे में 2 चारपाइयां पड़ी थीं, एक खाली थी जबकि दूसरी पर उसने तकिए रख कर चादर डाल दी थी। उस शख्स ने यकीनन चादर हटाकर नहीं देखा था। अगर देख लेता तो ना जाने अब तक वो जिंदा भी होती या नहीं। कमरे में एक तरफ एक ट्रंक पड़ा था। उसने ट्रंक खोला और सबसे नीचे एक कपड़े में लिपटा फोन निकाला। वो बार बार बाहर देख रही थी, जैसे उसके वापस आने का खौफ हो। वो फोन लेकर वॉशरूम में चली गई और कपकपाते हाथों से फोन ऑन करके एक नंबर डायल किया। असद, ये कौन है? क्या हुआ है इसे? और तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? और ये इतनी जख्मी कैसे हुई? ड्राइंग रूम में दाखिल होते साथ ही उनकी नज़र माहीन पर पड़ी तो उन्होंने बौखलाकर एक साथ ही इतने सारे सवाल कर डाले। नूरी फर्स्ट एड बॉक्स ले आई थी। असद नरमिन को कोई भी जवाब दिए बगैर नूरी के हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर माहीन के जख्म साफ करके बैंडेज करने लगा। नरमिन खामोश खड़ी उसे बगौर देख रही थीं। माहीन के बैंडेज करके वो उठा और नरमिन के सामने खड़ा होकर उन्हें कंधों से थामा। ममानी, ये माही है और ये रास्ता भटक कर जंगल में चली गई थी और वहाँ पर जख्मी हो गई है। वो उनके सवालों के जवाब देते रुका और गहरी सांस ली। एंड एज ए डॉक्टर मैं इसे ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ लाया हूँ। उसने एक नज़र माहीन को देखा और अपनी बात मुकम्मल की। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। नरमिन ने एक साइड पर खड़ी नूरी को घूरी से नवाजा और उसे जाने का बोला। हाँ हान बोलो, वो फ़ोन कान से लगाए बोला। अगली तरफ की बात सुनकर उसने अपने लब भींच लिए।
इसे अंदर भेजो और माही के घर इन्फॉर्म कर दो। उसने खान को हिदायत दी और फोन बंद करके जेब में रखा। उसकी नजरें माहीन के चेहरे पर जमी थीं। इसद ने घर आते हुए फोन पर खान को शाहजैन को ढूंढकर घर लाने को कहा था, और शाहजैन की बदकिस्मती ये कि वो खान को रास्ते में ही अपने दोस्तों के साथ मिल गया था। खान, भाई गुस्से में है? शाहजैन ने अंदर जाने से पहले खान से पूछा तो उसने कंधे उचका दिए। वो डरते हुए अंदर आया, जानता था कि अगर वो गुस्से में हुआ तो उसकी खैर नहीं है। असद को बहुत कम गुस्सा आता था, मगर जब आता था तो उसका गुस्सा बहुत बुरा था। यस ब्रो, आपने बुलाया। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर वो बज़ाहिर खुशदली से बोला था, मगर असद के तासुरात देखकर उसे अपनी शामत आती हुई महसूस हुई। शाहजैन को देखकर असद ने एक झटके से बेल्ट निकाली। शाहजैन ने थूक निकला। इस लड़की को देखो, असद ने माहीन की तरफ इशारा करके कहा तो वो शर्मिंदगी से सर झुका गया। ये इस हाल में तुम्हारी वजह से है। असद ने दांत पीसकर और उसकी कमर पर जोर से बेल्ट मारी। तकलीफ से उसने आंखें जोर से बंद कीं। नरमिन अपने चेहरे पर हाथ रखकर रुख मोड़ गईं। वो उन औरतों में से नहीं थीं जो अपनी औलाद की गलतियों पर पर्दा डालती हैं और उन्हें सजा से बचाने के लिए उनकी बड़ी से बड़ी गलती को भी छोटी और मामूली कह देती हैं। मगर वो माँ थीं, अपनी आंखों के सामने उसे मार खाता हुआ नहीं देख सकती थीं। असद ने अगली बेल्ट उसे टांगों पर मारी थी और नरमिन वहां से चली गई थीं। भाई सॉरी, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। असद उसे मार रहा था और वो खामोशी से मार खा रहा था, मगर अब के वार बहुत शिद्दत से हुआ था। तकलीफ से दोहरा होता वो चीख उठा। मजाक कर रहे थे? तुम्हारा एडवेंचर हो रहा था, चाहे अगला बंदा जान से जाए। असद ने उसके बाजू पर वार किया था जब एक साथ दो चीखें बुलंद हुई थीं। एक शाहजैन की और दूसरी चीख निस्वानी थी। असद और शाहजैन दोनों ने एक साथ गर्दन मोड़कर देखा। माहीन ने अपने दोनों हाथ मुंह पर रखे हुए थे और खौफजदा नजरों से उन्हें देख रही थी। वो जंगल में थी जब वो बेहोश हो गई थी, फिर वो यहाँ पर कैसे आई और अब इसके साथ क्या होने वाला था? ये लोग कौन थे? वो इन्हीं सोचों में थी जब शाहजैन उसके कदमों में आकर बैठ गया। माहीन ने एकदम से अपने पैर सोफे के ऊपर किए। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। माहीन ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। वो हैरत से उसे देखने लगी जब उसकी नजर अचानक अपने पट्टियों में जकड़े पैर पर पड़ी। इसकी बैंडेज किसने की? क्या वो यहाँ महफूज है? वो और भी ना जाने क्या क्या सोचती जब शाहजैन की आवाज ने उसे सोचों से खींच निकाला। मैं एक्सक्यूज कर रहा हूँ, मगर गलती आपकी भी थी। आपको मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। शाहजैन ने माफी मांगने के साथ ही उसे उसकी गलती भी बता दी। मेरी बेबसी की इंतहा पर भी शुकों का एक ढेर था। अनम, असद ने चौंक कर माहीन की तरफ देखा जब उसे अपने मोबाइल पर खान का टेक्स्ट मिला, तो वो एक बार फिर से उसे देखने लगा। किसी की नजरों की तपिश महसूस करके उसने सर उठाकर देखा तो असद उसे ही देख रहा था। माहीन को एकदम एहसास हुआ कि वो जगह जगह से फटे कपड़ों और बगैर दुपट्टे के बैठी है। उसने बेसाख्ता दोनों बाजू को क्रॉस बनाकर हाथ अपने शोल्डर पर रखे। इतने में नूरी एक ड्रेस ले आई थी। लड़की, तुम ये कपड़े पहन लो, बीबी जी ने दिए हैं। वो माहीन से बोली तो वो फौरन से खड़ी हुई। पैर के जख्म ताज़ा थे, फर्श पर रखने से पैरों में टैस उठी तो वो गिरने लगी थी जब नूरी ने जल्दी से उसे थाम लिया। नूरी उसे थाम कर वॉशरूम में ले गई थी। बेटा, आप कुछ खा लो, फिर मेडिसिन ले लेना। वो चेंज करके आई तो नरमीन उसे अपने साथ बैठाती नरमी से बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे घर जाना है। नानो मेरा वेट कर रही होंगी। उसे नई फिक्र सताने लगी। आपकी नानो को बता दिया है कि आप हमारे घर हो और खाना खा लो, फिर असद या शाहजैन आपको आपके घर छोड़ आएंगे। नरमीन की बात पर वो उन्हें देखने लगी। अगर असद और शाहजैन वो दोनों लड़के थे तो उसे दोनों के साथ नहीं जाना था। मैं खुद आपको छोड़ कर आऊंगी। नरमीन खाने की ट्रे उसके सामने रखते हुए बोली। वो जानती थी कि माही इन दोनों से खौफजदा है। वो इस बात में सर हिलाकर खाना खाने लगी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। नरमीन उसे देखने लगी। शाहजैन उनका इकलौता बेटा था। एक बेटी थी, बचपन में ही 5 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? माहीन को अजीब लग रहा था। कुछ नहीं, मैं देख रही हूँ कि अगर मेरी बेटी होती तो तुम्हारे जितनी होती। नरमीन हसरत से बोले तो वो चुप कर गई। थोड़ी देर बाद असद और नरमीन उसे घर तक छोड़ने आए थे। क्या हुआ है इसे? माहीन की हालत देखकर और उसे दूसरे कपड़ों में देखकर नानो दहल गई थी।
दादो, ये जंगल में जख्मी हो गई थी। असद जल्दी से बोला तो वो थोड़ी पुरसुकून हुई। ज़ैनब माहीन को घर में बने वाहिद कमरे में ले गई। चंद एक बातों के बाद वो दोनों घर वापसी के लिए उठ गए। दादो, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी मसला हो, आप फौरन मुझे बताएंगी। असद नरमी से बोला। कुछ देर पहले वाले तासुरात ढूंढने पर भी नजर नहीं आ रहे थे। ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। असद ने कमरे से बाहर आती ज़ैनब को अपना नंबर दिया और उसके सर पर हाथ रखकर घर से बाहर निकल गया। न जाने क्यों ज़ैनब की आंखें नम हो गई थीं। खू डैश डैश डैश। क्या हो रहा है? असद शाहजैन के कमरे में आया। वो अपने जख्मों पर आइनमेंट लगा रहा था। आपके प्यार के आसार मिटा रहा हूँ, वो जल कर बोला। तो उसके अंदाज पर असद ने अपनी बेसाख्ता उमंडने वाली मुस्कुराहट दबाई। लाओ दिखाओ, मैं अपने हाथों से मिटा देता हूँ, असद संजीदगी से बोला, पर उसकी आंखों में वाज़ेह शरारत थी। बहुत शुक्रिया, मैं खुद कर लूंगा, वो रोखे लहजे में बोला। नाराज हो? असद उसके हाथ से आइनमेंट लेता हुआ सवालिया अंदाज में बोला। नहीं होना चाहिए। शाहजैन भी उसी के अंदाज में बोला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। असद ने उसकी कमर पर आइनमेंट लगाते नफी में सर हिलाया। शाहजैन उसे काट खाने वाली नजरों से देखने लगा। बड़े होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं आप, अब के शाहजैन के लहजे में खफगी थी। ओके सॉरी, वो उसकी बाजू पर आइनमेंट लगाकर उसका ढक्कन लगाते हुए बोला और टिश्यू की मदद से अपना हाथ साफ किया। इट्स ओके, शाहजैन का एहसान करने वाले अंदाज में बोला था। क्या तुम जानते हो वो लड़की कौन थी जिसे तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने हरास किया? असद खुद भी बेड पर बैठ गया और उसे भी अपने सामने बैठने का इशारा करते हुए सवाल किया। नहीं, शाहजैन ने नफी में सर हिलाया। फाखरा दादो की नवासी है वो लड़की, वो ठहर ठहर पर बोला। यू मीन तहरीम आनी की बेटी, वही जिसकी पिक्चर मामा के रूम में भी लगी है। मीन्स शी इज योर लव? वो पहले नासमझी से, फिर हैरत से और आखिर में शरारत से बोला। शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें समझाना चाह रहा था कि जिस तरह की हरकत कोई भरे बाजार में हानिया के साथ भी कर सकता है, क्या तुम चाहोगे कि कोई इसके साथ ऐसा करे? हानिया असद की बहन और शाहजैन की मंगेतर थी। सॉरी भाई, हम सिर्फ उनके साथ प्रैंक कर रहे थे, पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उनके साथ हार्श बिहेव किया। वो वाकई ही शर्मिंदा था। असद को इसकी ये आदत बहुत पसंद थी। वो गलती करता था तो उसे एक्सेप्ट भी कर लेता था और अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखता भी था। और दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपनी गलती मानते हैं और उससे सबक सीखते हैं। आप लोगों को बीबी नाश्ते पर बुला रही हैं। वो दोनों बातें कर रहे थे जब खान ने दरवाजा नॉक करके उन्हें नरमीन का पैगाम दिया। और एक बात और, अपने दोस्तों को छोड़ दो, उनकी कंपनी ठीक नहीं है, आइंदा तो मुझे उनके साथ नजर नहीं आओ, असद ने उठते हुए उसे वार्न किया। ओके, और आइंदा आप भी मुझे सिंगल नजर ना आओ। वो शरारत से आंख दबाता जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलता बाहर निकल गया। क्या मतलब? असद नासमझी से बोला। मतलब ये कि आइंदा आप उनके साथ नजर आओ जिनके लिए मुझे मारा था। वो शरारत से आंख दबाता जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलता बाहर निकल गया। असद उसके पीछे गया और दो दो सीढ़ियां एक साथ उतरता उस तक पहुंच गया था और अगली ही लम्हे शाहजैन की गर्दन असद की गिरफ्त में थी। कहा था ना, बड़े होने का नाजायज फायदा उठाते हैं आप, वो मुंह बनाकर बोला तो असद ने हल्का सा झटका देकर उसकी गर्दन छोड़ दी। हाय जालिम, अल्लाह पूछे आपसे। उसकी दुहाई पर असद के लबों पर मुस्कुराहट आ गई जिसे वो फौरन ही छुपा गया। नरमीन और अम्मार चौधरी इन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिए और दिल ही दिल में उन्हें दुआ दी। खू डैश डैश डैश। यार ये कहाँ रह गया है, अभी तक आया क्यों नहीं? शाहजैन के दोस्त जंगल में खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। आज सुबह ही उन्हें शाहजैन का मैसेज आया था कि शाम को शिकार पर चलेंगे और अब सब आ चुके थे मगर वो खुद नहीं आया था। फोन कर उसे, इनमें से एक ने कहा तो दूसरे ने अपना फोन निकाला और शाहजैन को कॉल मिलाने लगा। सिग्नल नहीं है यहाँ पर। इसने 2-3 बार कॉल की मगर कॉल नहीं मिली। चल चलते हैं, बहुत देर इंतजार कर लिया, अब निकलो वापसी के लिए। आ आ आ आ वो लोग निकलने लगे थे जब अचानक से उनमें से एक चीखने लगा। सबने मुड़कर देखा तो उनका एक दोस्त दरख्त के साथ उल्टा लटका हुआ था। उसके पैर के साथ रस्सी बंधी थी जिसकी मदद से वो दरख्त से लटका हुआ था। अगले लम्हे बाकी सब भी इसी तरह से उल्टे लटके हुए थे जब 2 नकाब पोश आए और उन पर डंडे बरसाने लगे। आ आ आ
کیوں مار رہے ہو؟ وہ چیخنے لگے۔ نہیں 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 چھیڑیں گے۔ وہ درخت کے ساتھ لٹکے ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہے تھے۔ چھوڑ دو۔ ایک نقاب پوش اپنا ڈنڈا پھینک کر دوسرے کو اشارہ کیا تو اس نے ڈنڈا بھی دوسرے ڈنڈا پھینک دیا۔ چاقو سے ان کی رسیاں پاٹ کر وہ جس طرح سے آئی تھے ویسے ہی وہاں سے چلے گئے۔ ان لوگوں کے کراہنے کی آوازوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا۔ خان، اب سے ان سب پر تم نظر رکھو گے اور شاہ زین ان سے تب تک نہیں ملے گا جب تک یہ انسان نہیں بن جاتے۔ اسد نقاب چہرے سے ہٹاتا گاڑی ریورس کرتا ہوا تو خان اسد اس بات میں سر ہلاتا گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ سائیں سائیں سائیں، زینی ماما سے بات ہوئی تمہاری؟ ماہین نے زینب سے سوال کیا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس دن سے ماہین کو تیز بخار تھا۔ آج 2 دن بعد کچھ طبیعت سنبھلی تو اسے ماما کی فکر ہونے لگی۔ تم نے کال کی تھی؟ وہ فکر مندی سے بولی، ساتھ ہی زینب کے پاس پڑا فون اٹھا کر ماما کو کال کرنے لگی، پر ان کا نمبر بند تھا۔ یا اللہ، ماما ٹھیک ہوں؟ اس کے لہجے سے پریشانی چھلک رہی تھی۔ زینب اسے تسلی دیتی ہوئی بولی، پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے، کچھ برا۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اللہ رحم کرے، فضول مت بولا کرو، زینب ڈپٹنے والے انداز میں بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے جواب دیتی، گھر میں بنے واحد کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ نانو، وہ دونوں ایک ساتھ بولتی تیزی سے کمرے میں گئیں۔ جگ اور گلاس فرش پر گرے ہوئے تھے، شاید وہ پانی پینے لگی تھیں۔ انہیں سانس بہت مشکل سے آ رہا تھا، وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہی تھیں۔ پانی، وہ بمشکل بول پائیں۔ زینب نے جلدی سے پانی ڈال کر لائی۔ ماہین نے ان کا سر تھوڑا سا اونچا کر کے پانی پلایا۔ ان کا رنگت سفید پڑ چکی تھی، جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا، نبض بھی بہت مدھم چل رہی تھی۔ ماہین کا دل انجانے خدشے کے تحت دھڑکنے لگا۔ میڈیسن دو، جلدی! ماہین کے کہنے سے پہلے ہی زینب ان کی میڈیسن لے آئی تھی۔ میڈیسن اسد نے لا کر دی تھی۔ میڈیسن دینے کے بعد بھی ان کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ ان کی طبیعت مزید بگڑنے لگی۔ زینی، نانو کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا، آکسیجن لگے گی، پھر شاید کچھ بہتر ہو جائیں، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ بات سنو، وہ جو لڑکا نانو کی میڈیسن دے کر گیا تھا، اسے کال کرو۔ اچانک اسے اسد کا خیال آیا۔ اس میں اسد کا نمبر ملایا، دوسری ہی بیل پر کال ریسیو ہو گئی تھی۔ زینب نے فوراً فون ماہین کے کان سے لگایا۔ ہیلو؟ اسد کی گمبھیر آواز گونجی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون؟ اسد نے اسے نہیں پہچانا تھا، وہ ابھی گھر آیا تھا۔ آج کا سارا دن ماموں کے ساتھ ڈیرے تر گزارا تھا اور اس وقت وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ میں ماہین۔ فون کو کندھے کی مدد سے کان سے لگائے نانو کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ مل رہی تھی۔ کون ماہین؟ او ماہی، خیریت؟ وہ صوفے سے ٹیک لگائے ریلیکس سا بیٹھا تھا، ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھا۔ آپ گھر آ سکتے ہیں؟ نہ جانے کیوں اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اپنے سارے کام خود کرنے کی عادی تھی، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو وہ اپنا ہر کام خود کرتی تھی۔ اس طرح سے کسی کی مدد لینا اسے بہت آکورڈ لگ رہا تھا۔ خیریت؟ وہ کھڑا ہوتا بولا۔ جی۔ ماہین کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک رہا تھا۔ اوکے، آپ پریشان نہیں ہو، میں آتا ہوں۔ وہ اسے تسلی دیتا پیلس سے باہر نکل چکا تھا۔ ماہین کبھی ان کی ہارٹ بیٹ چیک کرتی، کبھی ان کے ہاتھ پیر مسلتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ آپ پیچھے ہٹیں، میں چیک کرتا ہوں۔ 5 منٹ کے اندر اسد وہاں موجود تھا۔ وہ ماہین کو ہٹاتا خود انہیں چیک کرنے لگا۔ پلیز، آپ نانو کو ہاسپٹل لے جائیں۔ ماہین کی آواز پر اسد پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں بھی ڈاکٹر ہوں، چیک کر لیتا ہوں، آپ 2 منٹ چپ کریں گی؟ اس کی بات پر ماہین نے کچھ کہنا چاہا تو وہ سختی سے بولا، اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر سختی تھی۔ جاری ہے، لائک کریں، جلدی جلدی پوسٹ ہوگی پھر۔